नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मुलाकात से जुड़ी हुई खबर है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर आईबी के इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। तीसरी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर दौरे पर पहुंचे बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। और चौथी खबर नूंह से है, जहां गौशाला में हो रही तस्करी के मामले से हड़कंप मच गया है। ये 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई है। बता दें कि साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ Z+ सिक्योरिटी रहेगी। दूसरी खबर कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोला है, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और चौथी खबर गो तस्करी से जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात मनोहर लाल के सेक्टर 6 स्थित निवास स्थान पर हुई, जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ही जिसे किराए पर लिया था। बता दें कि सीएम सैनी के पहुंचने पर मनोहर लाल ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। करनाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल के आवास पर शिरकत की और उनसे मुलाकात की है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्तमान मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला आपको दिखाई दे रहा है। मनोहर लाल से मुलाकात उन्होंने की है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री का गुलदस्ता देकर के उनका अभिवादन किया। ये तस्वीरें कई मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा की गई है। सुरक्षाकर्मी आपको वहां पर मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आज जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 6 स्थित मनोहर लाल के किराए स्थित मकान पर शिरकत की और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। सुरक्षा में कई गार्ड जो है, कमांडो जो है वहां पर मौके पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर पहुंचा। पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम की शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर मनोहर लाल ने वर्तमान मुख्यमंत्री का स्वागत किया, उनका अभिनंदन दिया, गुलदस्ता भेंट किया, उनका अभिनंदन किया। और साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर के जो है खास चर्चा भी दोनों के बीच हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल से आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा। सीएम नायब सिंह सैनी ने लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कई मुद्दों को लेकर के अहम बैठक हुई है, चर्चा की गई है। कि तस्वीरें लगातार आपको करनाल से दिखा रहे हैं। मौके पर सुरक्षाकर्मी, एनएसजी कमांडो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें करनाल से सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री का एक काफिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गुलदस्ता देकर के उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। नायब सिंह सैनी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें जहां पर नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे और दोनों के बीच में खास चर्चा और कई सारे मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा की गई है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करनाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के निवास स्थान पर पहुंचे। सेक्टर 6 स्थित मनोहर लाल का निवास
देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर दोनों की मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खुद जो है अपने आवास के बाहर आए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। अपने आवास के बाहर आकर जहां मुख्यमंत्री की गाड़ियां रुकती है, उनका काफिला रुकता है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बाहर आते हैं और मुख्यमंत्री जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं, मनोहर लाल उनका अभिवादन करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। ओपी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में ये मुलाकात हुई है। देखिए विजय, अगर आज की इस बात की मुलाकात की बात करें तो ये बैठक जो एक शिष्टाचार के नाते हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है आज इससे पहले जो है वो जो है मतलब अपने जो गांव अम्बाला जिले में मिर्जापुर पड़ता है वहां पर गए थे और उसके बाद वो वहां से जो है वो करनाल पहुंचे और अब यहाँ से जो उनको दिल्ली जो निकलना है और जहाँ पर वो देर रात कैबिनेट विस्तार को लेकर जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से जो है वो चर्चा करेंगे। साथ ही जो हरियाणा के राज्यपाल अपने जो है किसी निजी काम से छुट्टी दे गए, उनके भी जो है 11 बजे के आसपास जो है चंडीगढ़ में आने की उम्मीद है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद कल जो है हरियाणा का जो हरियाणा मंत्रिमंडल में जो एक विभाग का जो जी बिल्कुल ओपी, इस जानकारी के लिए आपने जो जानकारी साझा की कि आज दोनों के बीच में एक शिष्टाचार मुलाकात हुई और कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। बिल्कुल ओपी, बने रहिएगा हमारे साथ अगली खबर में। अगली खबर का रुख दर्शकों को करवा देते हैं। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आईबी के इनपुट के आधार पर हरियाणा के दिग्गज नेताओं की सुरक्षा को टाइट किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी के साथ Z+ सिक्योरिटी रहेगी। संत कबीर कुटीर आवास को छोड़ने के समय से ही मनोहर लाल के साथ Z+ सिक्योरिटी तैनात है। इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ भी Z+ सिक्योरिटी रहेगी। हालांकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की जो Z+ सिक्योरिटी थी उसे अब कम कर दिया गया है और Y+ कर दिया गया है। साथ ही अभय चौटाला को भी Y+ सिक्योरिटी दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ओपी शर्मा जुड़े हुए हैं। ओपी, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा अब पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी Z+ सिक्योरिटी तैनात रहेगी। तो प्रदेश में अब 3 बड़े लोग हो गए हैं जिनके साथ में जो नेता है वो हो गए हैं जिनके पास ये सिक्योरिटी रहेगी। साथ ही पूर्व सीएम को Z+ सिक्योरिटी देने का कारण क्या है? देखिए ज्योति, अगर हम जेड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उनके पास जो है वो सत्ता में रहते हुए भी जो है वो जेड सिक्योरिटी थी और अब उनकी जो सुरक्षा का जो है रिव्यू जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय और हरियाणा की जो गृह मंत्रालय है उनके द्वारा उसका कहीं ना कहीं जो है वो रिव्यू किया गया है और उसी के आधार के ऊपर जो है उनकी जो जेड सुरक्षा उनको मुख्यमंत्री रहते हुए मिली इसको जो है कंटिन्यू कर दिया। वहीं हरियाणा के जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज थे उनकी जो है वो सुरक्षा में थोड़ी कटौती करके उनको Y+ श्रेणी दे दी गई। वहीं अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं और उनकी भी जो है Y+ सिक्योरिटी जो है वो उनको दी गई है। दरअसल अभय सिंह चौटाला की बात करें तो वो हाईकोर्ट में जो अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उनको विदेशों से जो कुछ धमकियां मिली हैं और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी करीबन 1 महीने पहले जो है निर्मंत्री की से हत्या जो है गोली मारकर कर दी गई थी। इसके बाद उनको जो है सुरक्षा का थ्रेट बना हुआ था तो उसी के चलते वो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा कि जो प्रदेश के गृह विभाग की जो सुरक्षा कमेटी उन्हें समीक्षा के पाया कि अभय सिंह चौटाला को Y+ जो है सुरक्षा जो है वो देनी चाहिए और उसी के आधार पर कल शाम को उनकी जो है सुरक्षा उनको दे दी गई थी। जी साथ ही ओपी, आपने बताया कि पूरा जो है एक फैसला लिया गया तमाम इस पर जो है, तो आईबी को ऐसे क्या कुछ इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है? पूर्व मुख्यमंत्री को आपने जानकारी दी कि सीएम आवास छोड़ने के बाद से ही जो है उनके पास अभी तक Z+ सिक्योरिटी है। देखिए ज्योति, अब अगर हम सुरक्षा देने की बात करें तो जब भी किसी शख्स को कोई सुरक्षा दी जाती है तो उसकी सुरक्षा का जो है वो कहीं ना कहीं एक आकलन जो है उसकी रिव्यू किया जाता है और जिस तरीके से करीबन 9.5 साल के आसपास जो मनोहर लाल थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके ऊपर किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट था उसको जो है वो
इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो भी हमारी, उन्होंने उसका आकलन किया होगा। कुछ जरूर उनको ऐसा लगा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जेट सुरक्षा दी जानी चाहिए, जो उनको मिली हुई थी मुख्यमंत्री के तौर पर, वो बहाल जारी रहनी चाहिए। तो उसी के आधार पर बहाल किया। जहां तक कारणों की बात है तो इस तरह के जो कारण है अक्सर जो सिक्योरिटी पर्पज से कभी भी जो है वो लीक नहीं किए जाते हैं। जेड एक्स वाई जेड और फिर ये एक्स प्लस वाई प्लस और जेड प्लस जितनी भी तरीके सिक्योरिटी होती है, इसमें किस तरीके से सुरक्षा दी जाती है, इसके बारे में जो है वो खुलासा आमतौर पर नहीं किया जाता। जी, आपने बिल्कुल जानकारी दी कि जेड प्लस सिक्योरिटी जो है ऐसे में बहुत अहम हो जाती है। जो उनका दूसरा कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा था और सुरक्षा की दृष्टि से ये जो है पूरा फैसला लिया गया। कितनी अहम जेड प्लस सिक्योरिटी हो जाती है, कौन कौन से कमांडो जो है इसमें शामिल रहते हैं ओपी? देखिए, अगर हम जेड प्लस सुरक्षा की बात करें तो इसके अंदर जो है केंद्र की तरफ से भी जो अगर केंद्रीय सुरक्षा केंद्रीय एजेंसियों ने इनकी सुरक्षा की समीक्षा की है तो उनको केंद्र की तरफ से जो है वो जेड सुरक्षा दी जाएगी। ऐसे में आमतौर पर ये होता है कि जो सबसे भारी जो कार्डन सुरक्षा का जो घेरा होता है, कार्डन होता है, वो कहीं ना कहीं राज्य पुलिस के जो है वो अधीन होता है। और उसके बाद बाकी के जो घेरे होते हैं वो जो है वो सीआरपीएफ और जीआरपीएफ के जो है वो कहीं ना कहीं अधीन होते हैं। तो कह सकते हैं कि और जो अंत में जो है वो 4 उनको ब्लैक जो कैप जो है कमांडो वो दिए जाते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जो एक सुरक्षा घेरा होता है वो पूरी तरीके से प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जाता है। जब भी जेड सुरक्षा संबंधित कोई आदमी किसी जिले में जाता है तो वहाँ के पुलिस अधीक्षक को उसकी सूचना दी जाती है और पुलिस अधीक्षक खुद अपनी तरफ से जो भी सुरक्षा की जो पैरामीटर होते हैं वो उनको पूरा करते हैं और उनके लिए वहाँ पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है तैनात किए जाते हैं। पूरी तरीके से एक प्रोटोकॉल अधिकारी जो वो लगाया जाता है। जी बिल्कुल। तो आईबी के जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री को भी, मनोहर लाल को भी जो है जेड प्लस सिक्योरिटी जो है बरकरार रहेगी। साथ ही अभय चौटाला और निर्विज को जो है वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर बीजेपी लोकसभा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस के जो हथकंडे हैं उसमें आने वाली नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर विधायक नयनपाल रावत के निवास स्थान पर पहुंचे थे, जहां पर पृथला विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। वहीं बता दें कि विधायक नयनपाल रावत ने भी मंत्री को चुनाव में भारी मतों से जिताने का जो है आश्वासन दिया है। और बता दें कि विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि वे पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं और पृथला विधानसभा से लोकसभा प्रत्याशी को भारी मतों में जीत दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, अब चुनावी माहौल है, पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज गया है और आज हमारे जो पृथला से विधायक हैं भाई नयनपाल रावत, छोटे भाई, आज यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख लोगों को, पंच सरपंचों को यहाँ बुलाया है। यहाँ से तो उन सबका आशीर्वाद मिला है और आप जानते हैं पूरे देश का भरोसा मोदी जी में है। अगर मैं यूं कहूं कि देश मोदी जी के दिल में बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, वो साक्षात दिखाई देता है। जैसे आपने पिछले 2019 के चुनाव में देखा होगा कि टिकट कटने के बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां का दर्जा दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता हूं। चुनाव का टिकट मुझे 2 बार 2009 और 2014 में, मुझे घर बैठे हुए, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंने समर्थन दिया है। 5 साल का मैंने उनके साथ वादा किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव मोनू पांचाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोनू, क्या कुछ अपडेट है? कृष्णपाल गुर्जर की जो मुलाकात है एमएलए नयनपाल रावत के साथ, कितनी अहम मानी जा रही है? क्या मायने इसकी मुलाकात के निकाले जा रहे हैं? देखिए दिव्या, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो है वो आगाज हो चुका है और जहां तक भी बीजेपी ने जो 6 कैंडिडेट जो घोषित करे हैं तो उसको लेकर के फरीदाबाद में जो है कृष्णपाल का नाम जो है वो घोषित कर चुकी है। और जहां तक बात की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर जो है वो लगातार अपनी लोकसभा में वो जगह जगह पहुंच रहे हैं। चाहे वो बात की जाए, चाहे वो फरीदाबाद की बात की जाए, चाहे वो पृथला विधानसभा की बात की जाए, होडल, हथीन
यानी कि तमाम जो जो एरिया जो लोकसभा का पड़ता है उस लोकसभा में वो पहुंच रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं और जनता से जो है जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जनता के बीच में पहुंच करके जिस तरीके से बीजेपी की जो कार्यशैली रही है उसको जो है वो गिनाने का काम कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में जो है वो भी पृथला विधानसभा के विधायक जो निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत है उनके निवास पर भी पहुंचे और वहां की जो है जो पृथला विधानसभा की बात की जाए तो पृथला विधानसभा के मौजूद व्यक्ति यानी कि पंच और सरपंच और तमाम मौजूद व्यक्ति वो पृथला विधानसभा के विधायक जो है नैनपाल रावत के निवास पर पहुंचे और वहां भी जो है नैनपाल रावत ने जो है कृष्णपाल गुर्जर यानी कि बीजेपी का समर्थन करते हुए यहाँ पर आश्वासन दिया और कहीं ना कहीं पंच और जितने भी जो कार्यकर्ता थे वहां पर उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो लोकसभा सीट जो है वो जिता करके भेजेंगे। तो इस तरीके के यहाँ पर जो बड़ी अहम जो है यहाँ पर जो ये मुलाकात ये मानी जा रही है क्योंकि पृथला विधानसभा से जो विधायक नैनपाल रावत है उनके साथ जिस तरीके से उनके निवास पर मुलाकात हुई और तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े जो देखा जाए और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी समर्थन जो उम्मीदवार है कृष्णपाल गुर्जर को जो यहाँ पर मिलता जो है वो नजर आ रहा है। वही कृष्णपाल गुर्जर भी जो है लगातार जनता के बीच में जिस तरीके से पहुंच रहे हैं तो वहीं कार्यशैली को यहाँ पर गिराने का काम कर रहे हैं। दिव्या की बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जनता के बीच में उन्होंने बताया कि जिस तरीके से देखा जाए तो 70 साल से जो है वो कहीं ना कहीं जो 370 का मामला था वो कहीं ना कहीं निपटा नहीं है और वो बीजेपी ने 10 साल के अंतर्गत में जो है वो 370 धारा हटा दी गई है। वही बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने जनता से ये भी कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो 500 साल राम मंदिर का जो मुद्दा है वो अटका हुआ था वो कहीं ना कहीं 10 साल के अंदर वो भी जो है वो बीजेपी सरकार ने हल कर दिया। तो तमाम चीजों को यहाँ पर गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्या, साथ ही आपने जानकारी दी कि जो जनता के बीच में जा रहे कई अहम मुद्दों को वो गिना रहे हैं। ओपी, तो क्या और भी वहां के लोकल मुद्दे क्या हैं जिन पर उनकी तरफ से पहल की जाएगी? जनता को किस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं? देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो पहले तो जो जिस तरीके से जो 10 साल जो कार्यकाल रहे हैं मोदी सरकार के बीजेपी सरकार के उनको जो है यहाँ पर गिनाने का काम कर रहे हैं। पृथला विधानसभा की बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा यानी कि फरीदाबाद की लोकसभा में जिस तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो जोड़ी गई है या चाहे वो बम्बे बड़ोदरा रोड की बात की जाए चाहे वो जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए चाहे वो जो बाईपास रोड की बात की जाए जो तमाम जिस तरीके से जो काम विकास जो कार्य हुए हैं उनको लेकर के यहाँ पर वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर तीसरी बार भी वो जो है जनता उनको चुन के भेजती है तो वो जो जिस तरीके से जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो आधारशिला यानी कि जो घोषणा की है कि बल्लभगढ़ से पलवल तक जो मेट्रो ट्रेन जानी है यानी कि जो ट्रैक बिछना है वो शुरुआत जो है वो सपना उनका है कि वो बनने के बाद जो है वो तुरंत जो है मेट्रो का काम कार्य शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता को जिस तरीके से लुभावने वायदे यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं। जी, साथ ही मोनू आपने जानकारी दी कि तीसरी बार जो है ये लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे। 3 बार जो है आलाकमान के द्वारा भरोसा जताना एक बहुत बड़ी बात है जहां पर हम बीजेपी की कार्यशैली जानते हैं कि जो भी नेता अगर धरातल पर काम नहीं करता है तो बीजेपी जो है नए चेहरे को वहां पर ला करके खड़ा कर देती है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण जो है कृष्णपाल जी के लिए चुनाव हो जाता है ये बताइए। देखिए आज बात की जाए तो जिस तरीके से 2014 में जो है खासी जीत जो है वो कृष्णपाल गुर्जर ने जो है लोकसभा सीट से की थी। वहीं बात की जाए तो 2014 में बात की जाए तो 2014 में भी जो है 2014 में भी 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी जो है वो अच्छी खासी जो है मतों से जो है वो यहाँ पर विजय करी। यानी कि बात की जाए तो भारत में जो है तीसरे नंबर पर जो है भारत में जो है तीसरे नंबर पर जो है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे और उन्होंने भी यहाँ पर जो है विजयी करी हासिल की। तो इसको तरीके से जिस तरीके से चढ़ जो विजय जो यहाँ पर हासिल की है जीत हासिल की है तो इसके चलते यही दोबारा से जो तीसरी बार जो है ये भरोसा जता है कि वो फिर से जो है अच्छी मतों से जो यहाँ पर जीत के आएंगे। तो इस तरीके के भरोसे यहाँ पर जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से टिकट जो है बीजेपी ने जो है वितरित जो जरूर कर दिया है लेकिन बात की जाए तो तमाम विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं उनकी तरफ से अभी कोई घोषणा यहाँ पर जो है उनके नामों की नहीं की गई है कि कांग्रेस किसको उतारेगी या इनेलो किसको उतारेगी। जेजेपी तो किसका नाम घोषित करते हैं। तो इस तरीके की अभी जो है यहाँ पर बात की जाए तो अभी फिलहाल बीजेपी के सामने कोई मुकाबले में नहीं है अभी तक तरीके से विपक्ष पार्टियों ने नाम घोषणा नहीं की है। तो आपने जानकारी दी कि अभी तक जो है विपक्षी पार्टियों के चेहरों की घोषणा यहाँ पर नहीं हुई, उनके नामों का ऐलान यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर के लिए जो है
कौन सामने हो सकता है और उनका विपक्ष को लेकर के क्या कुछ कहना है? क्या विपक्ष डरा हुआ है? अभी तक जो है नामों की घोषणा नहीं हुई है। साथ ही क्या कृष्णपाल गुर्जर पिछले सालों के मुताबिक, पिछले चुनाव के मुताबिक इस साल जो है रिकॉर्ड तोड़ मत हासिल करके जीत पाएंगे? दिव्या, देखिए, अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक फिलहाल जो है कृष्णपाल गुर्जर यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है कृष्णपाल गुर्जर, उनके सामने कोई भी नजर नहीं है। और इस आज के हालात से बात की जाए तो काफी मतों से जो है वो काफी जीत हासिल यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है विपक्ष यानी कि जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो डर चुकी हैं, वो किसी भी नाम का ऐलान यहाँ पर नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर विपक्ष को भी आड़े हाथ लेते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्या, अगर जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में जो सबसे ज्यादा चर्चित नामों में जो चल रही है वो करण सिंह दलाल का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। अगर उनको टिकट यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मिलती है तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो काफी जो है बिल्कुल कांटे की टक्कर रह सकती है। विपक्ष की तरफ से अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं और अपनी तैयारियों में वो पूरी तरह से जुट गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू पांचाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां नूंह जिले में गौशाला समिति से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गौशाला में गो तस्करी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। नूंह जिले का ये मामला है। गौशाला समिति में गौ सेवा करने वाले कर्मचारियों की तरफ से गो तस्करी करने का मामला है। गो तस्करी से पूरे मेवात में हड़कंप मच गया है और अब मेवात में बनी इन गौशालाओं पर उंगली उठने लगी है। आखिर इन गौशालाओं के संचालक ऐसे कौन सा कार्य कर रहे हैं कि गौशालाओं में रखी गई गायों का भी वो हिसाब नहीं रख पा रहे। गौशाला दल को जब तस्करी की सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और गौरक्षा दल की टीम के सदस्यों को सूचना कर तस्करों को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई है। एक्चुअल में हमारे यहाँ जनरल रोड पर मेवात क्षेत्र गौशाला समिति फिरोजपुर जिरका है, जिसके अंदर करीब 900 के करीब गाय और सांड हैं। जो सांड थे वो गायों को तंग करते थे, इसलिए उसके साथ में शमशान घाट में के साथ एक नंदी गौशाला जो इसी गौशाला की ब्रांच है, उसमें करीब 190 गाय सांडों को रखा हुआ था और वहाँ उनकी चराने के लिए, सेवा पानी करने के लिए एक ओमी नाम सोनू है, सोनू सरोप ओमी आरोप बोले हिडी। बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन आप देख रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation